नमस्कार दोस्तों अभी वर्तमान में आप लोग ये देख रहे होंगे या फिर सुन रहे होंगे। देश के विपक्षी नेताओं पर ईडी और सीबीआई ने कहर मचाए हुए हैं और इस मामले में सत्ता वाले सभी नेताओं को क्लीन चिट मिला हुआ है और अभी विपक्षी के कुछ नेताओं को ईडी ने जेल में भी डाल दिए। चाहे उनके खिलाफ सबूत हो या ना हो, फर्क नहीं पड़ता। खैर छोड़िए इन सभी बातों को। आज जो सत्ता में है तो विपक्षी को जेल भेज रहे हैं, कल विपक्षी वाले सत्ता में आएंगे तो उनको भी जेल के हवा खिलाएंगे। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि ईडी और सीबीआई में कौन ज्यादा पावरफुल होता है, ये दोनों विभाग किसके इशारे पर काम करती है और वो कौन से विभाग है जिससे बड़े बड़े सेलिब्रिटी लोग भी मुंह छिपाकर निकलना चाहते हैं। तो आज इन सभी चीजों को इस वीडियो में कवर करेंगे, बस आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। दोस्तों इस एजेंसी का नाम हर उस केस में जुड़ा हुआ मिलेगा जो नेशनल सेंसेशन बन जाता है, जैसे कोई बड़े सेलिब्रिटी की मर्डर हो गया हो या फिर किसी बड़े नेता पर अटैक हो गया हो। इन सभी मामले में सीबीआई एंट्री मारती है। दोस्तों सीबीआई के ऑफिसर्स हमेशा प्रोफेशनल हुलिये में नजर आते हैं और बड़े बड़े क्रिमिनल को औकात में लाते हैं। दोस्तों सीबीआई जिस केस की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उसमें गलती का कोई चांस नहीं होता है, लेकिन अब राजनीतिक नेताओं के प्रेशर की वजह से सीबीआई भी अपनी इन्वेस्टिगेशन को उतना इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं। अगर सीबीआई किसी केस को लीड करती है तो ये सभी जानते हैं कि अब ये केस सीबीआई के हाथों में चला गया है, लेकिन इसका फाइनल परिणाम क्या होता है ये किसी को भी पता नहीं चलता और कुछ महीने बाद केस खत्म भी हो जाती है। वहीं अगर बात करें ईडी की तो इसका पूरा नाम इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट है और आजकल ये विपक्षी नेताओं पर कहर बरसाए हुए, रातों के नींद और चैन उड़ाए हुए हैं। न जाने कब और कहां विपक्षी नेताओं के घर में छापा मारना शुरू हो जाएगा, ये कोई भी नहीं जानता। अभी हाल ही में इसी डिपार्टमेंट ने झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, वहीं दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जैसे नेताओं को बिना एविडेंस के जेल में डाले हुए हैं। दोस्तों ये एजेंसी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर आती है और इकोनॉमिक लॉज इन्फोर्स करने से लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के संचित मामलों को इन्वेस्टिगेट करने की जिम्मेदारी इन्हीं के हाथों में होती है। दोस्तों अब कितने लोग सोच रहे होंगे कि ऐसे केसेस तो सीबीआई भी देखती है, तो इन दोनों एजेंसियों में अंतर क्या है? तो दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई की शुरुआत 1941 ईस्वी में स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के तौर पर की गई थी। तभी नहीं ये कहा गया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान सरकारी भ्रष्टाचार जो हुई है उसको निकालने का। फिर धीरे धीरे सीबीआई का काम बेहतर होने लगा और फिर हर तरह के जटिल केसेस को इसी एजेंसी को देने लगे। दोस्तों देश में सीबीआई की पहचान एक सबसे बड़ी एजेंसी के तौर पर इसकी अपनी पहचान बनने लगी। इसी कारण वर्ष 1963 में सीबीआई का जन्म हुआ और हेड क्वार्टर न्यू दिल्ली को चुना गया। दोस्तों इससे पहले इसे सिर्फ इन्वेस्टिगेट एजेंसी के तौर पर ही जाना जाता था, लेकिन 1963 के बाद इंडस्ट्री इम्पॉसिबिलिटी और इंटीग्रिटी के मोटो से सीबीआई का नजारा ही बदल गया। दोस्तों ये निर्णय हुआ कि इस एजेंसी की पावर को बढ़ाया जाए और इसी के तहत वर्ष 1965 में कई तरह के इन्वेस्टिगेशन के राइट्स सीबीआई को दे दिए गए। इससे पहले सीबीआई घूसखोरी और भ्रष्टाचार के केसेस देखती थी, लेकिन अब मर्डर, किडनैपिंग, फाइनेंशियल क्राइम की जांच भी सीबीआई को ही मिलने लगे। बड़े बड़े नेशनल लेवल पर होने वाले फ्रॉड और स्कैम से रिलेटेड केसेस भी इन्हीं को दिए जाने लगे। लेकिन बड़े केसों को सुलझाने के साथ ये एजेंसी देश के सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, लेकिन फिर भी इसके साथ कुछ रिस्ट्रिक्शन भी है। दोस्तों पहली बात तो ये है कि ये एजेंसी खुद से किसी भी केस को नहीं ले सकती है। दोस्तों सीबीआई डायरेक्ट केंद्र सरकार के लिए काम करने के बदौलत सीबीआई पर लिमिटेशन है कि ये एजेंसी सिर्फ और सिर्फ उसी केस पर काम करेगी जो केंद्र सरकार इसे सजेस्ट करेगी। जी हाँ गाइस, और इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के कहने पर भी सीबीआई को केसेस दिए जाते हैं। लेकिन हाँ दोस्तों, किसी स्टेट में जांच करने के लिए इन्हें परमिशन लेनी पड़ती है। वहीं ईडीआई तो आज के समय में फुल एक्शन में काम कर रही है, क्योंकि इन्हें न किसी को कुछ भी जवाब देना होता है और ना ही परमिशन लेनी पड़ती है। ये अपनी मर्जी से कोई भी अपराधी या मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी केस को ले सकती है और अपने तरीके से इसे जांच भी कर सकती है। दोस्तों अगर किसी थाने में करोड़ों रुपए की लेन देन के मामले में केस दर्ज हुआ है तो पुलिस उसकी जानकारी ईडी को देती है या फिर ईडी थाने से चार्जशीट या एफआईआर कॉपी लेकर जांच शुरू कर सकती है। और अगर ईडी को पुलिस से पहले इस मामले की जानकारी मिल जाती है तभी जांच शुरू कर सकती है। दोस्तों आप ईडी के ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि बिना मालिक से कुछ भी पूछे हुए उसकी संपत्ति को जब्त कर सकता है और तो और किसी आरोपी को गिरफ्तार करते समय एजेंसी रीजन बताएगी या नहीं ये उसकी मर्जी है। लेकिन दोस्तों ईडी को हमेशा से इतनी पावर नहीं थी। जी हाँ गाइज, इस एजेंसी को सीबीआई के बाद बनाई गई थी।
ईडी की शुरुआत सन 1957 में हुई थी और इसका भी हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में ही स्थित है। दोस्तों शुरू में फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947 के तहत स्टार्ट किया गया। तब इसकी दो शाखाएं थी, जो एक बॉम्बे और दूसरा कलकत्ता में। दोस्तों सबसे पहले इसका नाम इन्फोर्समेंट यूनिट रखा गया था, लेकिन फिर इसे बाद में बदलकर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट कर दिया गया। दोस्तों ईडी ने शुरुआत से ही बेहतर वर्क किए थे और मनी लॉन्ड्रिंग के हेराफेरी को भी उजागर किए, इसीलिए इसकी ताकत और बढ़ती चली गई। और दोस्तों 2019 आते आते फेमा एक्ट 1999, पीएमएलए एक्ट 2002 और एफईओए एक्ट 2018 के तहत इसे पावर दी गई कि वो लोगों के घर पर छापा मार सकती है, किसी को अरेस्ट कर सकती है और साथ ही वो किसी व्यक्ति को बिना वारंट गिरफ्तार भी कर सकती है। दोस्तों इससे पहले ये नियम था कि जब कोई दूसरी एजेंसी एफआईआर या चार्जशीट में पीएमएलए के धाराएं लगाती है तभी ईडी इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। इसके अलावा जहां करीब 30 लाख या इससे ज्यादा का घपला होता था तो केवल वही मामले में ईडी इन्वेस्टिगेशन के लिए आगे आती थी। लेकिन वर्ष 2013 में इस संशोधन के बाद से 30 लाख के लिमिटेशन को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया और घोटाले की रकम कितनी भी क्यों ना हो उस पर ईडी आराम से जांच कर सकती है। साथ ही वो खुद एफआईआर दर्ज करके गिरफ्तार भी कर सकती है। और दोस्तों आज ईडी एक ऐसी एजेंसी बन गई है जिससे किसी को जवाब नहीं देना, यानी अधिकार के मामले में तो ईडी आगे है। अब दोस्तों इन दोनों एजेंसियों ईडी और सीबीआई में से लोग किस पर ज्यादा भरोसा जताते हैं, तो इसका जवाब सीबीआई की तरफ जाता है, क्योंकि सीबीआई से लोग ज्यादा जस्टिस की उम्मीदें लगाते हैं। दोस्तों आमतौर पर आप लोग ये देखे होंगे कि ज्यादातर मामलों में विक्टिम जस्टिस पाने के लिए सीबीआई जांच की मांग करते हैं। इसके जांच के लिए कई लोग तो सड़कों पर प्रदर्शन भी करते हैं। इससे ये पता चलता है कि लोगों को सीबीआई पर थोड़ा ज्यादा भरोसा होता है। वहीं ईडी क्रिमिनल केसेस नहीं कर सकती है, इसलिए ईडी से जांच की मांग करना भी व्यर्थ है। लेकिन हाँ, ईडी आज के समय में पॉलिटिकल पार्टी के विपक्षी नेताओं की हुलिया टाइट करके रखे हुए। ईडी के नाम से ही बड़े बड़े बिजनेसमैन और सेलिब्रिटी काफी डरते रहते हैं। और अभी का आलम यह है कि ईडी लगभग सभी राज्यों में सिर्फ विपक्षी नेताओं पर छापे मार रहे हैं, लेकिन सत्ता पार्टी के नेताओं के खिलाफ मजाल है कि ईडी छापा मार दे। वो कहावत है ना कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, वही सेम प्रोसेस चल रहा है। खैर छोड़िए इन सभी बातों को, आगे बढ़ते। दोस्तों ईडी लगभग सभी जगह फैली हुई है, वही सीबीआई कहीं न कहीं सीमित है। अब दोस्तों बात करते हैं ईडी और सीबीआई की रेड की। तो आज के समय में ईडी केवल शक और कंप्लेन के आधार पर रेड डाल सकती है और सारे इनलीगल चीजों को जब्त भी कर लेती है और अपराधी को गिरफ्तार भी कर सकती है। लेकिन हाँ दोस्तों, अगर सीबीआई किसी ऑफिसर को करप्शन करती हुई देखती है या फिर किसी पर शक होता है तो उस अफसर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसे सरकार से इजाजत लेने की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन दोस्तों इसमें कोर्ट ने कहा है कि सीबीआई जांच के आदेश देते वक्त कोर्ट को एहतियात बरतनी होगी, जिसमें राज्य सरकार की इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। अब इन दोनों विभागों की सैलरी की बात करते हैं, क्योंकि सैलरी भी एक प्रमुख फैक्ट होता है। तो इन दोनों विभागों में किस विभाग में कितना पैसा दिया जाता है और इन लोगों को किस बेसिस पर हायर करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि सीबीआई में जाने का रास्ता बहुत कठिन होता है, लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि मान लो तो हार है और ठान लो तो जीत है। दोस्तों यहाँ तक पहुँचने के लिए यूपीएससी से होकर गुजरना पड़ता है। सबसे पहले यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम पास करना होता है और इसमें चुने गए उम्मीदवारों को ही सीबीआई में आने का मौका मिलता है और इनकी सैलरी करीब 54,680 रुपये और 62,664 रुपये पर मंथ होती है। वहीं अगर ईडी की बात करें तो इसमें जाने का मौका आपको दो तरीके से मिलता है। एक तो आपको सीधे भर्ती से अधिकारी बनाते हैं और दूसरा कई सारी जांच एजेंसी जैसे इनकम टैक्स, कस्टम और सेंट्रल एक्साइज जैसे विभाग से ऑफिसर का डेपुटेशन होता। इसका सैलरी भी अलग अलग होती है। जैसे स्पेशल डायरेक्टर इन्फोर्समेंट को 37,400 से 67,000 पर मंथ तक की सैलरी, असिस्टेंट इन्फोर्समेंट ऑफिसर को लेवल 7 के अनुसार करीब 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक पर मंथ दी जाती। तो गाइस आज के समय में ईडी और सीबीआई स्वतंत्र तरीके से काम कर पा रही है या फिर इन्हें सत्ताधारी नेता अपने इशारों पर घुमा रहे हैं, इसके बारे में आप लोगों की क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। दोस्तों ऐसा देखा जाए तो पिछले कुछ महीने में ईडी के जांच को लेकर कई एलिगेशन लगाए गए हैं कि ईडी सिर्फ विपक्षी के नेताओं पर ही कार्रवाई कर रही है, जो कि सही भी है, क्योंकि ऐसा ना के बराबर देखने को मिला है कि ईडी सत्ताधारी नेता के खिलाफ कोई कार्रवाई की है। इसी कारण अब ईडी की छवि भी लोगों के सामने पहले जैसे नहीं रही, क्योंकि कोई भी चीज ज्यादा दिनों तक नहीं छिपता। अब लोग भी पहले से ज्यादा जागरूक हो गए कि क्या गलत है और क्या सही। तो आज अगर ईडी निष्पक्ष होकर रेड मारती है तो क्या सत्ताधारी नेता में कोई करप्ट नेता नहीं है, उन पर रेड नहीं मारना चाहिए, उन लोगों पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।
और गाइस अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे इसी तरह के नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।